दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक। आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी हैं, जो राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं और कृषि क्षेत्र में जो शास्त्री जी का योगदान है वो पूरा देश जानता है। हम शास्त्री जी से किसान दिवस को लेकर सवाल करने वाले हैं कि जो चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों के लिए बड़े काम किए थे, वो कौन कौन से ऐसे काम थे जिनकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे कम, किसान नेता के तौर पे देश ज़्यादा जानता है। हम ये जानना चाहेंगे शास्त्री जी से। ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। आपने माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस चर्चा का आयोजन किया, तो आपको बहुत साधुवाद है। ये बहुत ही उचित है उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए। और आपने सही फरमाया कि उनको किसानों के नेता और किसान मसीहा कहकर शौक से पुकारा जाता है, जो बहुत ही उचित है उनके लिए। एक बात समझनी होगी ओम प्रकाश जी के माननीय चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने उस समय के जमींदारों का और उस समय के व्यापारियों और पूंजीपतियों का और औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजी शासकों का शोषण और अत्याचार, तीनों को बखूबी देखा था अपने परिवार के संदर्भ में। उनके पिता भूमिहीन किसान थे। एक जमींदार ने कुछ जमीन उनको दी थी, वह भी कुछ 8-10 साल बाद ले ली गई थी। फिर उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ जमीन खरीदी और उसमें किसानी की। बहुत छोटे किसान थे वो, लगभग जैसा हमारा परिवार था उसी स्तर का उनका परिवार था। उनके अपने हिस्से में लगभग 1.5 या 2 एकड़ जमीन को लाती थी। इससे आप अनुमान कर सकते हैं उस समय जब इतनी कम जनसंख्या थी। तो वह जो संवेदनशीलता थी उसको उन्होंने सतत अपने पूरे जीवन पर बनाए रखा। ये खूबी की बात है। अन्यथा हम आजकल देखते हैं कि राजनेता उभरते हैं किसी बहुत ऐसे साधारण स्तर से, जमीन से, और जब वो पदों के ऊपर चले जाते हैं तो वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो ये तो मैं उनकी एक बात आपको बताना चाहता था। दूसरा ये आपने पूछा कि उन्होंने सबसे बड़े क्या काम किए। वैसे तो एक श्रृंखला है बहुत बड़ी, परंतु 2 चीज ऐतिहासिक की माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने। एक तो सबसे बड़ा यह किया कि 1952 में जब वे मंत्री बने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ और बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के साथ, तो जितनी योग्यता से और जितनी तत्परता से और जितनी प्रतिबद्धता से, और ये तीनों बात मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, उन्होंने भूमि सुधार कानूनों को लागू किया, न केवल बनाया, उनका निर्माण किया। क्योंकि वे स्वयं राजस्व के बहुत अच्छे जाने माने अधिवक्ता थे, वकील थे। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की गाजियाबाद में तो सबसे पहले राजस्व मामलों के ऊपर की थी। तो उस दर्द को जानते हुए, जमींदारी उन्मूलन रहा हो अथवा भूमिधरी के अधिकार दिलवाए गए हों, इतना आसान और इतना सीधा और पारदर्शी व्यवस्था किसी भी राज्य ने भारत के नहीं की थी जितनी उन्होंने की। मुझे याद है कि जो लगान किसान से वसूल किया जाता था उसका रिकॉर्ड दर्ज रहता था, तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दी थी किसान को कि 10 वर्ष का लगान जो भी जमा कर देगा, जो भूमि उसके पास है बुआई के तौर पर, जिसको वो जोतता था, जिसको टिलर कहते हैं, तो वह जमीन का अधिकार उसका हो जाएगा और वो स्थायी रूप से हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और दूसरा, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे किसानों को वह अधिकार नहीं मिला, तो भूमि सीमा कानून, लैंड सीलिंग एक्ट भी जिस तरह से और जितना परिपक्व अवस्था में और जितना प्रभावी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ। हो सकता है केरल में हुआ हो, वहां का मैंने नहीं देखा, परंतु उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 18 एकड़ अधिकतम भूमि जोत की सीमा प्रति परिवार रखी गई थी, पति पत्नी के नाम से। और उसके साथ बाद में यह भी कर दिया था कि यदि किसी के पास जितनी जमीन पहले से है वर्तमान उनके स्वामित्व में, उससे ऊपर 12.5 एकड़ कुल कर दी थी कि अगर आपके पास 10 एकड़ है तो आप 2.5 एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकते थे। वो इस बात के प्रति भी सजग थे
कि कालांतर में पैसे वाले लोग भूमि को हथिया लेंगे और बड़ी जमींदारी पुनः स्थापित हो जाएगी। तो एक तो ये काम उनका बहुत बड़ा था। तो इससे दूसरा, पहले क्या सीलिंग एक्ट नहीं था? नहीं, पहले सीलिंग एक्ट लगा था, तो उसमें शुरू में वही भी चौधरी साहब के समय ही लगा था, परंतु उसमें 30 एकड़ और 42 एकड़ और कितना था, उसको घटाकर 18 एकड़ करना और अतिरिक्त भूमि को मिलाकर 12.5 तक सीमित करना, इतना क्रांतिकारी जो है विधान किसी भी देश के राज्य में, अन्य प्रदेश में नहीं बना। दूसरा, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, उसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, कि 1959 में, यदि मुझे ठीक से स्मरण है, तो नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, खुला अधिवेशन। और उस समय आप सबको जानकारी है, देश जानता है इस इतिहास को, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय सर्वमान्य नेता हो चुके थे, सरदार पटेल इससे पूर्व चले गए थे, और पंडित नेहरू अपने सोवियत रूस के दौरे के दौरान वहां के संयुक्त फार्मों की व्यवस्था से अत्यंत प्रभावित हो गए थे, और उन्होंने आकर भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग को, सहकारी खेती को विधायी रूप से लागू करने का निर्णय कर लिया, और उस प्रस्ताव को खुले अधिवेशन में स्वयं नेहरू जी ने सबके समक्ष पेश किया था। रोचक बात यह है कि भारत के जितने भी अन्य राज्य थे, प्राय सबके मुख्यमंत्री इस बात से सहमत नहीं थे, और दूसरे मंत्री भी सहमत नहीं थे। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए जितने भी किसान नेता थे, चाहे वे किसी भी स्तर के थे, दल में थे या सरकारों में थे, केंद्र में थे या राज्यों में, वे सब असहमत थे, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ कि पंडित नेहरू को उसके विपरीत वे बात कह दें। तो ये जो पहल थी, ये अपने हाथ में चौधरी चरण सिंह जी ने ली, और खुले अधिवेशन में लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उसके विरुद्ध ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए कि सारा जो सम्मेलन है वह चौधरी चरण सिंह की बात से सहमत हो गया, और पंडित नेहरू को लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु क्योंकि पंडित नेहरू वह प्रस्ताव स्वयं पेश कर चुके थे, मूवर ऑफ द रेजोल्यूशन वाज पंडित नेहरू, तो उन्होंने उसको वापस तो नहीं लिया, परंतु अपने हाईकमान से ये कहा कि आप इसको केवल सैद्धांतिक रूप से पारित तो कर दीजिए, पर मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं इसको लागू नहीं करूंगा। तो उस समय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में भी दूसरे नहीं, एक तरह से समझिए वरिष्ठता में दूसरे या तीसरे स्तर के नेता थे। अगर केंद्र से अगर हम उसके सोपानों को गिने तो वो कोई उस समय उस स्तर के नहीं थे। तो ये साहस बटोरना और पंडित नेहरू को चुनौती देना और उस प्रस्ताव को वापस कराना कोई ये मामूली उपलब्धि नहीं।